कि अभी तो कुछ देर पहले हमने सुना कि जनाब एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कल इजलास होगा पंजाब असेंबली का। उसके लिटरली 5 मिनट के अंदर अंदर ये खबर आ गई कि इजलास 6 से 16 को होगा और वो जो तोड़ फोड़ थी उसमें सिर्फ टेबलों के शीशे टूटे हुए हैं और सोफे उल्टे हुए हैं और उसकी रेनोवेशन होनी है, इसलिए इजलास 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो शहजाद इकबाल सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं ब्रेक में भी आपसे बात कर रहा था, कल आप हेयरिंग में भी मौजूद थे, अब ऑलमोस्ट को तीसरा दिन हो गया है, कल अब फिर दोबारा 11 बजे दिन समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक आईनी बहरान के तौर पर देख रही है या एक तनाज़े के तौर पर देख रही है और हल करने की कोशिश कर रही है जो हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के दरमियान हो गया? क्योंकि आईनी बहरान के तौर पर अगर देख रही है तो बाज़ लोगों की ये राय है कि वो अर्जेंसी और फुल कोर्ट भी नहीं है, तो वो शायद नज़र नहीं आ रही। तो वहाँ जो आपकी कानूनदानों से बात हो रही है या जो आपने ऑब्जर्व किया, व्हाट इज़ दैट? अब्दुल्ला हुमा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो आप लोगों ने दिल की बात की बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये डिबेट हम भी 2 दिन से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही है डिबेट। तो मैं एक जुमला उसके हवाले से कहना चाहूँगा, इसी किस्म के आर्ग्यूमेंट आते हैं कि अगर आइन तोड़ दिया यहाँ पर तो क्या हुआ, वहाँ पर भी तो लोग बिक रहे हैं, वो भी तो गलत हो रहा है। अगर वो गलत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आइन तोड़ के आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आप लोगों ने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को एहसास होना चाहिए कि अगर इस मुल्क ने चलना है एग्जैक्टली और अगर ये मुल्क चलना है तो वो एक आइन के मुताबिक चलना है। ये नहीं हो सकता कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आप दोनों ने दिया है। आपने कहा कि अदालत इस केस को कैसे ले रही है, क्या 2 पार्टीज के दरमियान ये केस है या आइनी बहरान है? आइनी बहरान तो है, प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है इस पर भी डिबेट हो रही है, काबीना नहीं है। IMF कह चुका है कि हम सस्पेंड करें अपना प्रोग्राम, जब तक नई हुकूमत नहीं आती उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कोई गवर्न नहीं कर रहा, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं नजर आ रहा यहाँ पर, तो बुरहान तो है। और मेरे ख्याल से अदालत को इस बात का अंदाज़ा था, इसीलिए आपने देखा कि इतवार को अदालत के जो है ताले खोले गए और उस दिन समाअत का आगाज़ हुआ, बाकायदा नोटिस लिया गया और फिर कल भी समाअत हुई, आज भी समाअत हुई। लेकिन अब अदालत ऑब्वियसली इसको अपने अंदाज से लेके चल रही है। वो चाहते हैं कि तमाम लोग अपने दलाइल मुकम्मल करें और इसके बाद सबकी बात सुनकर फिर कोई फैसला किया जाए। बल्कि आज खालिद जावेद साहब ने, अटॉर्नी जनरल ने, ये कहा है कि मैं 2 दिन बाद परसों अपने दलाइल देना चाहता हूँ। इसका मतलब परसों तक तो शायद अगर वो दलाइल देने का उनको मौका मिलता है तो या परसों आ जाएगा इसका फैसला या शायद जुम्मे को आएगा। तो इसमें ताख़ीर तो नज़र आ रही है। और मैं जब कल मौजूद था कोर्ट रूम नंबर 1 में, उसके बाद भी मेरी बहुत सारी लोगों से मुलाकात हुई, तो उस वक्त भी वहाँ पे तरह तरह की स्पेकुलेशंस हो रही थी। कोई लीगल बात कर रहा था, कोई कह रहा था वे आउट निकालना चाहिए जिससे जो है डैमेज ना हो, क्योंकि अब बहुत आगे निकल चुका है मामला। वज़ीर आज़म ने एडवाइस कर दिया है प्रेसिडेंट को असेंबली डिसॉल्व करने का, असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। तो ये मुख्तलिफ बातें चल रही थी। मेरी नज़र में जो एक लार्ज ओपिनियन है और जो लीगल ओपिनियन है, क्योंकि अदालत ने देखे सियासी फैसला तो नहीं करना, अदालत ने लीगल फैसला करना है। वो लीगल फैसला यही है कि अदालत ने यह बताना है कि पहले तो उन्होंने इस चीज़ को सेटल करना है कि आर्टिकल 69 में इम्यूनिटी इस बात की है या नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आइन तोड़ने के हवाले से बात हो रही है। तो क्या इसको भी अदालत नहीं सुन सकती? ये मामला क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये देखना है कि क्या आर्टिकल 95 के तहत वोट के जरिए ही फैसला होना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, या स्पीकर अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उसको मुस्तरद कर सकता है। ये लीगल पॉइंट है जिसका फैसला अदालत ने देना है। जो कानूनदान है उनकी राय तो आपने भी सुनी होगी कि मेजॉरिटी ये समझती है कि जो स्पीकर का फैसला था उस दिन वो गैर आईनी था, इसलिए इसको अंडू करना जरूरी है। और जो अब जब अंडू होगा तो दूसरे फैसले भी सारे अंडू हो जाने चाहिए। तो ये तो एक लीगल फ्रेटर्निटी का फैसला है, बट ऑब्वियसली आखिरी फैसला कोर्ट ने करना है। दूसरा सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर उस दिन वोट हो जाता, इमरान खान वजीर आजम नहीं रहते, उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहती, तो फिर कैसे आप उसको मुस्तरद करके उनको मौका देते हैं कि दोबारा वजीर आजम बनेंगे और असेंबली डिसॉल्व कर देंगे? और अदालत भी ये देखेगी कि वहां पे 195 अरकान मौजूद थे जो 3.5 साल तक असेंबली में मौजूद हैं। वो 1.5 साल अपनी अगर मुकम्मल करना चाहते हैं तो उनका भी एक राइट है। वो कैसे हो सकता है कि आप असेंबली तहलील करने की इजाजत दे दें और वो जो पार्लियामेंटेरियंस वहां पे मौजूद हैं वो वोट लेकर आए हैं? देखिए, वजीर आजम मेजॉरिटी के नुमाइंदे तो थे नहीं उस दिन। 3 अप्रैल को वजीर आजम मेजॉरिटी के नुमाइंदे तो थे नहीं, तो उन्होंने कैसे मेजॉरिटी के लिए ये फैसला कर लिया और उन्होंने पूरी की पूरी असेंबली तोड़ दी? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है, देखिए पहले तो ये फैसला होना है कि उनके पास ये राइट था भी या नहीं था। फिर जो रीजनिंग दी गई आर्टिकल 5 की, वो बड़ी खौफनाक है ना। वो तो बेसिकली डिक्लेयर कर देती है कि वो डिसलॉयल थे, क्योंकि वो आर्टिकल 5 की शिक्ल नंबर 2 जो है उसमें आइन से पासदारी का तस्करा भी है ना। आर्टिकल 5 को एक शिक के साथ तो नहीं पढ़ सकते, उसमें आइन से पासदारी और उसको शिक नंबर 2 को भी तो पढ़ना चाहिए। सही बात की है, whether the prime minister could have done it
और नॉट, क्योंकि ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन एक एक्सेप्ट हो चुका है, 2 हफ्ते उस बात को गुजर गए हैं, उसके बाद एक दिन आप आते हैं तो ऑलरेडी पता चल गया है कि आपके वो नंबर्स नहीं रहे, विच मीन्स के कॉन्फिडेंस आप में नहीं रहा। अब उस हाउस का, उस बड़े मुकद्दस हाउस का अगर कॉन्फिडेंस आप पे नहीं रहा तो आप ऐसी रूलिंग कैसे दे सकते हैं कि जी ये हम डिसॉल्व कर रहे हैं? तो दैट इन इटसेल्फ इज वेरी क्वेश्चनेबल टू। जी बिल्कुल हुमा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल कुछ लोगों की ऐसी राय थी कि आर्टिकल 5 तो जो लगाया है वो बड़ा गलत किया है, आपने उनको कह दिया कि दे आर नॉट लॉयल टू द स्टेट, तो उसको तो आप खत्म करें, बट बाकी चीज़ों को आप शायद गुंजाइश निकाल के वो जुनेजो टाइम की जो मिसालें दे रहे कि उसको आप फिर रहने दें और इलेक्शंस की तरफ जाएं। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि अदालत ये फैसला कैसे करेगी, क्योंकि अगर अदालत ये कहती थी ठीक है जो मामलात हो चुके हैं उनको हम रीडू नहीं करते, तो जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं उनका तो राइट है ना, वो अगर 5 साल के लिए वोट लेकर आए, वो 5 साल की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, तो फिर अदालत उनके राइट को तो नहीं ऑब्वियसली खत्म कर सकती। अच्छा शहजाद, तो साथ ही हुकूमत अपने शॉट्स खेलती चली जा रही है। सदर की तरफ से वजीर आजम को, ऑपोजिशन लीडर को खत भी लिख दिया गया, हुकूमत की तरफ से, हुकूमत तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से एक नाम भी सामने आ गया निगरान वज़ीर आज़म के लिए। क्या अदालत में अपोजिशन जमातें या उनके वकला इस बात पे बहस नहीं कर रहे कि एटलीस्ट इस प्रोसेस को तो रोका जाए? ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कितनी चीज़ों को आप अंडू करेंगे, कितने मामलात को आप अंडू कर सकते हैं? मतलब इस बात पर नहीं कोई जोर दे रहा कि भाई ये जो प्रोसेस है इसको यहाँ पर रोक दिया जाए जब तक इस केस का फैसला हो नहीं जाता। हुकूमत अपने इकदाम करती चली जा रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा। एक डूबियस है, अभी उस पर डिसीजन नहीं आई तो उसकी बिना पे इतने और फैसले होते चले जा रहे हैं, तो पहले वेट नहीं करना चाहिए कि इसको तो क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद बाकी चीजें हों? फारूक नाइक साहब ने संडे के दिन जब ये समाअत का आगाज़ हुआ था उसी दिन कहा था कि ये हमें स्टे ऑर्डर इस पे दे दें, क्योंकि वरना बड़ा मसला हो सकता है, मामलात और आगे चले जाएंगे, मार्शल लॉ का खतरा, इस तरह की भी उन्होंने बात की थी। और आपने सुना होगा उस दिन रिमार्क्स आए थे कि कोई भी आईनी इदारा जो है वो गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाएगा, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं मिला था। इसलिए एक ये तशवीश तो है, एक ये और लोगों का एक एनालिसिस भी है कि जितने दिन ये केस आगे बढ़ता रहेगा उतने दिन हुकूमत को फ़ायदा होता रहेगा, इमरान खान को फ़ायदा होता रहेगा। हुकूमत तो एग्जिस्ट नहीं करती, अब इमरान खान को फ़ायदा होगा क्योंकि जितने फैसले हो जाएंगे फिर शायद उनको रिवर्स करना उतना मुश्किल होता रहे। वैसे तो जब शुरू में तो आपने देखा था पहले दिन तक तो 2 नोटिफिकेशन वाला मामला था, लेकिन अगर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो उसको रिवर्स करना जो है ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जब जुनेजो केस की बात करते हैं तो उसको भी ये कहते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी थी, डिले से वो पिटिशन दायर की गई थी, तो कुछ काफ़ी सारे इशूज़ थे। यहाँ पे वैसे मामला तो नहीं है, बट ये बिल्कुल कहते हैं कि अगर शहजाद ये कानूनी आईनी बातें तो होती रहती हैं और कल तक ये फिर मामला पेंडिंग हो गया है। कल जब 11 बजे समाअत होगी फिर हमारे पास नई मटेरियल होगा, नई बातें होंगी, लेट्स सी क्या होता है। मेरा ख्याल है कि अब कल भी ये शायद ना फैसला आ सके, कल परसों तरसों 2-3-4 रोज़ और लग सकते हैं। एक और मसला अहम है और वो मसला है आम आदमी का, और आम आदमी का मसला ये है कि बिजली का बिल उससे अफोर्ड नहीं हो रहा, बाज़ार चला जाए तो राशन वो नहीं ख़रीद सकता, डॉलर की सूरत हाल आपके सामने ही है, जो सब्सिडी चल रही है पेट्रोल पे वो रोजाना की बुनियाद पर। सारी चीजें तो बड़ी नॉर्मल आपने बातें की, रमजान में तो डबल कर दें आप सारी चीज, तो वो और भी ज्यादा हो चुका है। जो सब्सिडी चल रही है पेट्रोल प्राइसेस पे उसका क्या बोझ पड़ रहा है, मतलब ऐसी भी आरा आ रही है कि खुदा न खास्ता द इकोनॉमी इज प्रॉब्ली एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, तो उस पर भी किसी की तवज्जो है, कोई गौर कर रहा है कि वहां उस फ्रंट पे हो क्या रहा है एक्चुअली? देखें बैंकरप्सी वाले मामला तो नहीं है, बट हाँ एक जो तरीका होता है देखने का वो ये है कि आपके जो रिजर्व्स हैं इस वक्त, क्योंकि अभी हमने चाइना को भी जो लोन वापस किया और अभी उनसे रोल ओवर की भी बात चल रही है, वो हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन आपके पास जो कवर रह गया इंपोर्ट कवर वो 2 माह का रह गया है सिर्फ। आपके रिजर्व्स हर हफ्ते जो है बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। पिछले हफ्ते $2.9 बिलियन से आपके रिजर्व्स में कमी आई है, तो वो तो एक मैक्रो लेवल पे एक इशू तो है और उसको एड्रेस करना है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस वक्त तो कोई नहीं है, वजीर आजम मौजूद है, उनके पास ना काबीना है ना एडवाइजर्स है, तो वो तो तवज्जो भी नहीं दे रहे ना इस पे, वो तो इस वक्त जो भी है सियासी मामलात को ही देख रहे हैं। बल्कि अभी से नहीं, जब ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला चला था उस वक्त से ही ये हो रहा था। ऑपोजिशन का सारा फोकस था हुकूमत को कैसे गिराएं, हुकूमत का सारा ये फोकस था हुकूमत को बचाएं कैसे, तो उस तरफ किसी का फोकस नहीं है। पिछले महीने के जो CPI नंबर आए हैं अब्दुल्ला और रमा, वो 12.27% इन्फ्लेशन है। और आपने जैसे कहा कि रमजान में हमारे यहाँ तो देखें जो अशिया की कीमतें हैं और बढ़ने, और हम भी बिल्कुल इसी सोच में थे और आपने भी हमें ये बता दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।